क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं है? हम्म, पढ़ने का मन है या नहीं? हम्म, पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे। इसमें बताया गया था कि C4 मेंबर C3 मेंबर्स में कन्वर्ट होता है। इसका कंडीशंस लिखाया गया था कि रिंग के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, रिंग के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। कैसे होता है देखो, इसमें होगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके इसके बीच नया बॉन्ड बनेगा। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। किसका लॉस हुआ, कि कौन सा कार्बन का लॉस हुआ? यहाँ 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 कहाँ लॉस हुआ? 3 नंबर का क्यों लॉस हुआ? 3 नंबर, इधर इधर बॉन्ड टूटा तो इधर बॉन्ड बना। ये ये जो कार्बन है इसका लॉस हुआ, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। क्या हुआ? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये बॉन्ड नया बना, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और इस कार्बन पर, अच्छा ये बॉन्ड तो टूट गया ना, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। यही हुआ। थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लेंगे तो यही आपका CPM कार्बोकेटाइंस है, यही CPM कार्बोकेटाइंस है, जो कि जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, बताया गया था सुबह। तो उस CPM कार्बोकेटाइंस के चलते ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शंस भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, देखो आप, और यहाँ पर pH है। तो क्या होगा, समझने की कोशिश करें इसको। ये 6 मेंबर का रिंग, ये 5 मेंबर का रिंग, ये 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर के रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगा, रिंग एक्सपेंशन होना चाहेगा। समझ रहे हो ये कैसे हो? नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, और इसको कर देते हैं 6 नंबर कार्बन। ये क्या होगा, रिंग बनाने के लिए ये तोड़ना पड़ेगा और इसके इसके बीच क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनना पड़ेगा। इसको 6 नंबर कर देते हैं। प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज किसका, कौन सा कार्बन पर जाएगा? किसका लॉस हुआ? 1 नंबर कार्बन का, इसका लॉस हुआ। प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। यहाँ पर प्लस आने से एक और बेनिफिट हो जाएगा, पीएच का बेनिफिट मिल जाएगा, रेजोनेंस का बेनिफिट मिलेगा। चल, तो क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ये 6 मेंबर का रिंग एज इट इज, और ये भी क्या हो रहा है, 6 मेंबर का रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है।
क्या है, ये 6 नंबर कार्बन था, 6 नंबर कार्बन, ये 5th नंबर कार्बन, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना 4 3 2 1, 1 कार्बन पर प्लस जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, पीएच होगा। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शंस भी समझ में आ गया, और रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शंस, ये सब में होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे इसमें बताया था, रिंग एक्सपेंशंस में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन कम होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, सीपीएम कार्बोकेटाइंस के चलते ये काम होता है, क्योंकि सीपीएम कार्बोकेटाइन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल्स। फिर उसके बाद हम, यही आपका क्या था, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइंस। रीअरेंजमेंट 3 तरह का था, शिफ्ट हो रहा था, या तो रिंग कॉन्ट्रैक्शंस या तो रिंग एक्सपेंशंस। उसके बाद हम अपने सेकेंड रिएक्शंस इंटरमीडिएट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है कार्ब अनायन, जिसको हम C माइनस से डिनोट करेंगे, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कैसे बनेगा, अगर ये जी ग्रुप अपना लोन पेयर छोड़कर चला जाए, कार्बोकेटाइन में जी ग्रुप अपना लोन पेयर, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा था, अब ये छोड़कर जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। कार्बन पर निगेटिव इसलिए कार्ब एनायन, कार्बन पर पॉजिटिव इसलिए कार्बोकेटाइन, कार्ब अनायन। बताओ, इस कार्बन के पास, जिस कार्बन पर माइनस है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो, कार्बन पर या तो प्लस हो या तो माइनस हो, प्लस होने पर भी 3 बॉन्ड, माइनस होने पर भी 3 बॉन्ड, बट माइनस होने पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक लोन पेयर के फॉर्म में, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम करेगा, और ये जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन, sp3। हाँ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3। और ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। कैसे, अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। sp2, 1 2, और ये वाला जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस वगैरह नहीं करेगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पर जो 3 p ऑर्बिटल्स है, 2 तो हाइब्रिडाइजेशंस में यूज हो गया, और एक p ऑर्बिटल्स इस कार्बन के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा ना, ये सब समझ में आना चाहिए अब। चलो, अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो
ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यही होगा कि ये जो लोन पेयर होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर जो लोन पेयर होगा दैट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। अच्छा sp3 रेजोनेंस भी करवाएगा, sp3 भी करवाएगा। sp3 में कभी रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, ये sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है that will take part in resonance means that is present in p orbitals। ये जो है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, बट ये जो ये क्या है, दिस वन इज लोकलाइज्ड, या लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस पर माइनस है दैट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो लोन पेयर है जो माइनस चार्ज है दैट वन इज लोकलाइज्ड फिक्स्ड एट दैट कार्बन। यहां पर बताओ क्या, sp2 और लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, मीन्स लोन पेयर p ऑर्बिटल्स में होगा, ये लोन पेयर p ऑर्बिटल्स में होगा, रेजोनेंस कर रहा है मीन्स p ऑर्बिटल्स में, और ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कौन वाला, कौन कौन, ये वाला, ये वाला, हाँ sp2, ये गलती से मैं बोला था sp2 ही बोला था। अब डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना कि पूरा सब चीज कॉपी पेस्ट बुक पेस्ट है, अंडरलाइन करना है, पढ़ाना है। कितना पढ़ाना आसान है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना कितना आसान है। एक बार पीपीटी वहां पर खोल दो, फिर उसके बाद अंडरलाइन करते रहो विद जीरो प्रिपरेशंस। और अगर मान लो कि बोर्ड पर प्रोजेक्टर से एक बार पूरा यहाँ मान लो कि लिखा हुआ आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे। टीचर लिखता है तो बच्चे को एक तरह से मोटिवेशन जनरेट होता है, वो भी लिखता है। चलो, तो ये हो गया। थोड़ा सा स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम या माइनस एम? अच्छा प्लस एम, इसको इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है तो इसको खींचने वाला, विड्रॉ करने वाला स्टेबलाइज करेगा ना। तो इसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी माइनस एम से मिलेगी, फिर माइनस आई से, यही सब इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर क्वेश्चंस पूछ लूं, इन सब में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? हम्म, ये वाला या ये वाला? इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स। हम्म, क्या? अच्छा, इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है या नहीं है ना? कार्बेनाइन है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा चुका हूँ
कि कार्बन आयन में कभी भी हाइपर कंजुगेशंस नहीं होता है। हाइपर कंजुगेशंस विल ऑकर ओनली इन अल्कीन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइंस। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप होने के कारण इसको और डिस्टेबलाइज करेगा। इन तीनों में स्टेबिलिटी। NO2 कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। ये कौन सा? और ये, इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा? NO2 का ज्यादा। इवन फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है। तो ये माइनस आई तो स्टेबिलिटी बढ़ाता ही है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर ये पूछा जाए तो हम्म हाँ, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? थर्ड वाला। क्यों? हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp हाइब्रिडाइज मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल। ये sp हाइब्रिडाइज, ये sp2 और ये sp3। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस ज्यादा स्टेबल। अगर प्लस होता तो, मान लो तीनों पर प्लस होता तो क्या करते? स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स्ड हो जाता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस कम स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और कार्बोकेटाइंस होता है तो ये, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? इस पर माइनस चार्ज होगा, पूरा रिंग में घूमेगा, रेजोनेंस करेगा, बट दिस माइनस चार्ज इज लोकलाइज्ड। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो ये माइनस कार्ब एनायन भी ओवर। फिर उसके बाद थोड़ा सा बात हम फ्री रेडिकल्स की कर लेते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल। जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल। यही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज होता तो लेस स्टेबल। फ्री रेडिकल्स। अगर जी ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया, बाहर घूमने चला गया, तो देखो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब इस फ्री रेडिकल्स की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स। इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6 या 7? 7। 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से ये क्या? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है।
ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। हाइब्रिडाइजेशंस बताओ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशंस जिस पर फ्री रेडिकल्स है, that carbon will be sp2 hybridized and that unpaired electrons will present in p orbitals। तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। का स्ट्रक्चर बनाना कहे हमसे तो देखो स्ट्रक्चर दिया लो। अगर आपसे पूछे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह CH3 है, यही है ना अंतर। तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा ना, और एक लोन पेयर पी और सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में पड़ा होगा। अगर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दो चीज, अगर यहाँ पर CF3 है तो अभी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, CF3 और CCl3 में, CH3 है तो कुछ नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर CF3 है और CCl3 है तो इस केस में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल गोज इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, CH3 में कुछ नहीं, नॉर्मल। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 sp हाइब्रिडाइज, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दैट वन इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल्स, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज। अभी इतना हाइब्रिडाइजेशन कर ले कि हाइब्रिडाइजेशन से नफरत हो जाए। बताओ, फिर बताओ क्या, लिख दीजिए आप ना, sp हाइब्रिडाइज होगा, ये अभी sp हाइब्रिडाइज होगा, और यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होगा, यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये p ऑर्बिटल्स में होगा। तो ये सब ध्यान रखना है। ये कार्बन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज, और क्या है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है। अगर यहाँ की बात कर ले तो ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये कहाँ होगा, p ऑर्बिटल्स में होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है that one is present in p orbitals and that will take part in resonance।
इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम प्लस आई या माइनस एम? प्लस एम प्लस आई हाइपर कंजुगेशंस, these all will stabilize it. इतना नीट आसान लगता है क्या? नीट आसान नहीं है, बहुत आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन मस्ती किए 2 दिन पढ़े, या 4 दिन मस्ती किए 4 दिन पढ़े। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर एक सिस्टमेटिक अप्रोच में काम करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बाधाएं हैं, उसको उसको आपको उसको आपको जीतना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे नहीं तो कि रात को फैंटेसी में जिए कि नीट तो एक दिन में क्रैक हो जाएगा, एक दिन हम डॉक्टर बन गए, एक यही सपना ही सोचते रहो, उसके पीछे काम करो। ऐसा जैसा केमिस्ट्री है, जैसा बायोलॉजी है, उसी तरह फिजिक्स है, तो तीनों को आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। चलो, तो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कर ही रहे हैं, करने वाले तो कर ही रहे हैं ना, करने वाले तो जेई एडवांस भी निकालते हैं। जेई एडवांस में तो और उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कंपेरिजन टू जेई जेई और नीट। तो वो भी आदमी ही कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो कर रहा है, अगर कोई एक्स पर्सन कर रहा है तो आप लोग क्यों नहीं? बट थोड़ा है कि इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब मोटिवेशंस एक दिन के लिए मोटिवेट करेगा, 2 दिन के लिए मोटिवेट करेगा, तीसरा दिन फिर वही रहा। इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करो कुछ। तो मत वो अपने आप अपना फॉलो करो। और कम मार्क्स आ रहा है तो क्यों कम मार्क्स आ रहा है, कहाँ पर हमको सुधारना है, उस पर काम करो। आप सुधारना चाहोगे तो आपको सुधारने में सबसे ज्यादा आप ही कर सकते हैं ये चीज। दूसरा क्या, हम लोग कितना बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे तो एक दिन दूसरा दिन वही हाल। हम लोग तो पढ़ाने का काम है, वो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपका है, आपको कितना उसको कितना बार रिविजन करके। हाँ, किसी का दिमाग थोड़ा कमजोर होता है तो उसको एक नहीं 3 बार रिविजन करेंगे, 3 बार रिविजन करेंगे, वो दिमाग में जाएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसा बनाया गया है कि दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसको प्लस एम से मिलेगी, फिर प्लस आई हाइपर कंजुगेशन से, और फिर प्लस आई से। और शायद हम बोले ऐसा, अगर बात करेंगे आपको यहाँ पर एजुकेशनल ये जो कंटेंट लेवल है, यहाँ पर आप कोई भी कोलकाता के कोचिंग्स में आप जाकर देखो, कंटेंट लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है। और मीन्स जो आप फीस पेमेंट किए हो उसके कंपैरिजन में तो कितना मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कम नहीं होगा। अब एक्स वाई जेड में जाकर देखो तो फिर पता लगेगा। ये हम नहीं है, खुद आप एनालाइज करते होगे, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि दूसरे दूसरे में ऑप्शंस नहीं मिलता है, कि हम लोग यहीं पर स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं। चलो, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कितना दिन से काम कर रहा हूँ बताओ? 3 साल से। 3 साल, 2018 2018 से हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ दिन गुजरात में भी रहा हूँ। गुजरात में भी ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स, गुजरात में एज ए पीजीटी फैकल्टी। पीजीटी समझते हो? मीन्स जो सीनियर टीचर्स होते हैं स्कूल्स में, जो
11 12 को पढ़ाते हैं उसको पीजीटी फैकल्टी बोलते हैं, जो जूनियर को पढ़ाते हैं उसको टीजीटी फैकल्टी। तो वहां पर 7 8 मंथ्स वहां पर काम किया, प्लेटफॉर्म मिला, फिर उसके बाद वहां रिजाइन देकर चला है इधर। मीन्स मैं कॉलेज पास आउट 2017 कॉलेज पास आउट। हाँ 1 महीना रेस्ट लिया घर पर थोड़ा, फिर उसके बाद गुजरात 7 8 मंथ वहां पर एक सेशन लगभग पढ़ाया, फिर वहां पर रिजाइन दिया, कोटा आ गया, कोटा फिर करियर पॉइंट के साथ एसोसिएट हो गया, फिर कोलकाता। चलो तो अभी ये समय स्टेबिलिटी बताओ। फोर्थ का क्यों ज्यादा, फोर्थ का प्लस आई नहीं, हाइपर कंजुगेशन बोलो, हाइपर कंजुगेशन। हाँ प्लस आई से भी होगा, बट हाइपर कंजुगेशन बोलना ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसमें अल्फा एच कितना है 9 है, और इसमें अल्फा एच 6 है, और इसमें अल्फा एच 3 है, और इसमें अल्फा एच 0 है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन वाला, पहला वाला, पहला वाला कि सेकंड वाला? क्यों सेकंड वाला? किसमें रेजोनेंस नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा ऐसा कौन बोला? ये रेजोनेंस तो होगा इसमें, इसमें तो इस तरह का रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें भी 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स है, इसमें रेजोनेंस होगा मोस्ट स्टेबल। बट शर्त कंडीशन अगर प्लस आ जाएगा दोनों पर, कार्बोकेटाइंस बन जाएगा, तो एक्सेप्शन बता चुका हूं। कार्बोकेटाइंस होगा तो 3 डिग्री इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, जो कि लिखाया हूं, आज ही लिखाया था। चलो फ्री रेडिकल्स में इतना ही, फिर उसके बाद हम टॉटोमेरिज्म्स पर थोड़ा मूव कर जाते हैं। टॉटोमेरिज्म्स बचा हुआ था, टॉटोमेरिज्म्स ये एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स में बताए थे CP-MT में, फिर ऐसा बताया गया था। चेन आइसोमेरिज्म्स वहां बताए थे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म्स, टॉटोमेरिज्म बोले थे, बाद में बताएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताए थे। तो यही टॉटोमेरिज्म्स अब पढ़ने लायक हम लोग हो गए हैं, तो टॉटोमेरिज्म्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा रेजोनेंस की जरूरत थी, तो रेजोनेंस उस समय हम नहीं पढ़े थे, इसलिए उसको छोड़ दिए थे वहां पर। तो टॉटोमेरिज्म्स, तो टॉटोमेरिज्म्स में पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले लिखो टॉटोमेरिज्म्स क्या होता है। पहले ये सबसे पहले टॉटोमेरिज्म्स किस कंपाउंड पर ऑब्जर्व किया गया, ये कंपाउंड ध्यान रखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड OET। इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या? इथाइल एसीटो एसीटेट। देखो ये इथाइल, इथाइल ये ग्रुप कैसा है, इसको क्या बोला? एसीटो, और क्या है? फिर इसको हम लोग एसीटेट बोल दिए, समझ रहे हो? तो इसका नाम इथाइल एसीटो एसीटेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कीटो फॉर्म है, इसका कीटो फॉर्म, ये इसका कीटो फॉर्म है। और इसका इनॉल फॉर्म कैसा होगा? ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म क्या होता है? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं।
तो इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा? इनॉल फॉर्म बनाने के लिए CH2 या CH3 ऐसे करो, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OET। ये कैसे हुआ ये समझ में आएगा, इसको हम इनॉल फॉर्म बोलते हैं इसका। तो साइंटिस्ट लोग ने देखा है इस कंपाउंड को अगर एक कंटेनर में लिया, कुछ देर के बाद ये कंपाउंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी को इनॉल फॉर्म बोला। ये इसका कीटो फॉर्म और ये इसका इनॉल फॉर्म। कैसे कन्वर्ट होता है थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप क्या देख रहे हो, यहाँ का एक हाइड्रोजन जंप करके यहाँ पर चला गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, यही देख रहे हो ना। चलो अब ये टोटोमेरिज्म होता क्या, इसको इसका डेफिनेशंस लिख लीजिए। लिखिए, व्हेन ए कंपाउंड exist in two form, TWO, two form, compound exist in two form which are interconvertible, which are interconvertibles which are interconvertible into each other, comma, this phenomenon is called tautomerisms. This phenomenon is called tautomerisms, and two forms are called tautomers, and two forms are called tautomers, and two forms are called tautomers. जब भी जैसे इथाइल एसिटोएसिटेट, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, कीटो फॉर्म्स एंड इनॉल फॉर्म्स, तो इसी फिनोमिनन को हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। और ये जो दोनों फॉर्म है इसको टॉटोमर्स बोलेंगे, ये एक टॉटोमर्स और ये दूसरा टॉटोमर्स। समझ में आ गया। अब टॉटोमेरिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप लिखें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉटोमेरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पॉइंट वाइज लिखते जाएं। लिखिए, टॉटोमेरिक फॉर्म आर रियल, टॉटोमेरिक फॉर्म आर रियल and can be separated, tautomeric form are real and can be separated. थोड़ा देर के बाद आपको रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में फर्क क्या होता है। तो रेजोनेंस में एक एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का एक रियल हाइब्रिड का डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी होता था, उसको हम लोग सेपरेट कभी कर ही नहीं सकते। बट टॉटोमेरिज्म में क्या है ना, ये दोनों रियल मॉलिक्यूल्स है और इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। चलो दूसरा पॉइंट लिखें। Tautomerisms is a structural isomerisms. Tautomerism is a structural isomerisms and differ from functional isomerisms. Functional isomerisms differ from functional isomerisms। क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझें। ऐसे अगर देखा जाए तो ये इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग है, तो क्या हम ये दोनों को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स में क्या होता है ना, दो गिवन मॉलिक्यूल से, जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझो इसको।
ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब ये एक स्टैटिक मॉलिक्यूल्स, ये भी एक स्टैटिक मॉलिक्यूल्स, और इन दोनों में क्या रिलेशंस, ये दोनों एक दूसरे का Fi फंक्शनल आइसोमर है, बट ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स नहीं शो करते हैं, ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर्स है, क्योंकि ये दोनों स्टैटिक्स नहीं है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट होता है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है। समझ रहे हो ये चीज? तो इसमें ध्यान रखना, ये एक डायनामिक इन नेचर्स होते हैं, इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम आता है, ये फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, बट जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स होते हैं दे आर स्टैटिक इन नेचर्स। ऐसा नहीं कि ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट होगा ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो इसलिए लिखा गया ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स एंड दिस आल्सो डिफर्स फ्रॉम फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स मॉलिक्यूल्स आर स्टैटिक इन नेचर्स। चलो आगे आगे पॉइंट लिखो। टॉटोमेरिक फॉर्म are interconvertible. Tautomeric form are interconvertible. Tautomeric form are interconvertible, convertible, and remains in equilibrium, equilibrium, whereas functional isomer have independent existence, whereas functional isomerisms, functional isomer have independent existence, यही चीज अभी बोल रहा था मैं, यही चीज बोल रहा था ना, टॉटोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इनमें इक्विलिब्रियम आता है, बट फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स में क्या होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों में कोई रिलेशंस नहीं, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं। चलो तो ये समझ गए। उसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसे ये काम करता है इसको समझे थोड़ा सा। ये एक्स वाई क्या क्या हो सकता है, ये एक्स वाई कीटोन्स हो सकते हैं, ये एक्स वाई एनो एन डबल बॉन्ड हो सकता है, ये एक्स वाई NO2 हो सकते हैं, ये एक्स वाई अमाइड हो सकते हैं, ये एक्स वाई और क्या क्या हो सकते हैं देखो, CN हो सकते हैं, ये सब फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जब हम जनरलाइज कर रहे हैं, अभी ये क्या है ना, इस एक्स वाई का एडजेसेंट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसको हम इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, क्योंकि यही हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनोलाइजेबल, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अगर हम इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, बेसिक मीडियम, बेसिक कैटलिस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है थोड़ा सा समझे। ये OH माइनस क्या करता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला गया तो क्या होगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, ऐसा कुछ समझे। फिर अभी क्या करेगा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा,
और y पर माइनस आ जाएगा, और ये y माइनस क्या करता है, वाटर से एक्वस मीडियम है तो इससे H प्लस लेकर फाइनली क्या बना लेता है, इनॉल बना लेता है। ये इसका एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इनॉल फॉर्म। यही रेजोनेंस में हो, यही आपका टॉटोमेरिज्म्स में होता है। सबसे पहले बेसिक मीडियम से ये H प्लस लिया, यहाँ पर माइनस आया, ये माइनस रेजोनेंस किया, Y पर माइनस गया, और Y वाटर से H प्लस लेकर वहां पर हाइड्रोजन। तो बेसिकली क्या देख रहे हो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो टोटोमेरिज्म्स करने के लिए क्या, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की जरूरत होती है, यही कंडीशन है। अगर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो टोटोमेरिज्म्स नहीं होगा। साथ ही साथ चलो किस किस में, जैसे ये जो टोटोमेरिज्म्स ना, डिफरेंट टाइप ऑफ, अब हेडिंग देना, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म्स, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म्स, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म्स। पहला कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म्स, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म्स, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म्स, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म्स। तो कीटो इनॉल में इस तरह से एग्जांपल लिख लीजिएगा। कीटोनॉल में क्या किया, ये जो एक्स वाई है ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ हो गया, यही होगा ना, कीटोइनॉल मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा, इनॉल फॉर्म। ये हाइड्रोजन को हम कहाँ ला देंगे बताओ, यहाँ पर, और डबल बॉन्ड यहाँ पर ला देंगे, ये इसका कीटो फॉर्म है। और इनॉल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH और यहाँ पर PH, ये इसका इनॉल फॉर्म। क्यों इनॉल फॉर्म बोल रहा है, EN किस लिए आया, डबल बॉन्ड है इसलिए EN आया, OL क्यों आया, क्योंकि OH है इसलिए OL आया, इसलिए इसको इनॉल बोल रहे हैं। तो पहला टाइप्स होता है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म्स। दूसरा तरह का भी टोटोमेरिज्म्स होता है, दैट वन इज नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म्स। नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म्स में क्या होगा, देखिए आपको पता है कि NOO को हम नाइट्रोसो बुलाया करते हैं, ये इसका क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, नाइट्रोसो फॉर्म, नाइट्रोसो फॉर्म। अब इसका ऑक्साइम फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा, इधर मैकेनिज्म है, ये हाइड्रोजन यहां चलाएगा और डबल बॉन्ड यहां पर चलाएगा, उसको दैट विल बी ऑक्साइम फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्साइम, इसलिए इसको नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म्स। तीसरा टोटोमेरिज्म, दैट वन इज साइनो, साइनो, साइनो इन इमीन, इन इमीन, साइनो इन इमीन टोटोमेरिज्म्स। तो यहां पर देखिए क्या होगा, अब यहां पर साइनो ग्रुप है, इसी को हम लोग साइनो ग्रुप बोलते हैं, साइनो ग्रुप। अभी इसका बताओ, इन इमीन बनाना है तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन यहां लाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो इस तरह ये इसका इन इमीन फॉर्म हो गया, इन इमीन फॉर्म।
यहाँ पर एक 3 है ना, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो एक ही पाई बॉन्ड इधर जाएगा ना, तो एक तो बचा ही रह जाएगा। यहाँ पर ऊपर में मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं। अमाइड इमिडो, एक और लिख लो, 3/4 अमाइड, अमाइड इमिडो टोटोमेरिजम्स। तो इसमें क्या होगा देखो, ये अमाइड है, इमिडो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन को यहां भेज दे, डबल बॉन्ड को यहां ला दे, ऐसा। ये इसका इमिडो फॉर्म हो गया, और ये अमाइड फॉर्म। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये 4 तरह का टोटोमेरिजम्स होता है, बट बेसिकली हम लोग को ज्यादा फोकस कीटो और इनॉल फॉर्म पर ही करना है। कीटो इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो अब कीटो इनॉल टोटोमेरिजम्स हेडिंग दो, कीटो इनॉल टोटोमेरिजम्स, कीटो इनॉल टोटोमेरिजम्स। तो सबसे पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कीटो इनॉल टोटोमेरिजम पूछता है क्वेश्चन भी, कि कौन सा कंपाउंड में टोटोमेरिजम होगा या नहीं होगा, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन। तो आपको समझ में आना चाहिए, मॉलिक्यूल्स देखकर पहचान में आना चाहिए कि इसमें टोटोमेरिजम होगा, इसमें नहीं होगा। तो अभी हेडिंग आप देख क्या, कीटो इनॉल टोटोमेरिजम्स, कीटो इनॉल टोटोमेरिजम्स, टोटोमेरिजम्स। तो सबसे पहले आप कंडीशंस लिखिए, कंडीशंस, कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब क्या, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पीएच कर देता हूं कुछ, चलो। इस कार्बोनिल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके पास एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। या ऐसा भी हो सकता है, देखो कभी कभी इस तरह का भी सिचुएशन मिल सकता है, ये जो C डबल बॉन्ड OPH है, यहां पर इस तरह का सिनारियो हो, ये भी जो हाइड्रोजन्स होगा दैट विल बी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स। अब ये कैसे बोला आप इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स है, इसको पहले लिख लो। जो पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितना % समझ में आता है? कितना, थोड़ा बहुत? क्या, कितना % आ जाता है लगभग? 40%, 50%, 80%? टोटल 100%, 100% आ जाता है। और ये जो कंटेंट भी रहता है ना, नीट से बहुत हाई लेवल का रहता है, कंटेंट जो दिया जाता है इन नीट से बहुत ज्यादा ऊपर रहता है। अगर इतना कर लेता है तो क्वेश्चंस बनना चाहिए, बनना। नीट का जिस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं वो तो इजी पूछते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर देखो ऊपर में मैकेनिज्म लिखा हुआ है। अगर मान लो कि बेस OH- इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। क्या ये माइनस रेजोनेंस कर कर यहाँ तक पहुंच सकता है क्या? रेजोनेंस कर कर एक बार जाएगा तो यहाँ पर, और दूसरा बार यहाँ पर, और फिर क्या करेगा, पानी से H+ ले लेगा। तो अगर इस तरह का भी सिनारियो होगा, ये रेजोनेंस कर कर ये ऑक्सीजन पर माइनस की तरफ पहुंच जाए,
दो दैट हाइड्रोजन विल बी ऑल्सो ए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। समझ रहे हो? इस तरह का भी सिनारियो मिल जाए तो ये तो सिंपल है, बट अगर इस तरह का भी सिनारियो मिलेगा तब भी हम बोलेंगे ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। समझा ये चीज? चलो, उसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, आपको उसमें बताना है कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन के लिए कंडीशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, और इस पर जितना भी हाइड्रोजन होगा दैट विल बी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, या नहीं तो रेजोनेंस करता हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाए, उस पर जितना भी हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। समझा ये चीज? चलो, तो अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स को लिख रहे हैं और आपको उसको बताना है कि कितना इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो पहला मॉलिक्यूल्स को ला रहे हैं, इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बताना है। बताओ। कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और इसके बगल में तो कितना, ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इसी तरह कुछ और मॉलिक्यूल्स को लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। इसमें कितना है? इसमें 6 है। इसमें कितना है? पीएच है। पीएच में ऐसा कुछ। अच्छा, एक कहां से लाएगा तो? अच्छा, 3 ला दिया अभी। बताओ। 6 हो जाएगा कैसे 6? अरे यार देखो, ये कार्बन, यही कार्बन ना, क्या ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। अगर होता भी तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता, तो इसमें 0 है। इसमें बताओ। कौन सा 3? लास्ट वाला, बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड कंडीशन से यहाँ देखो, अगर यहां से हाइड्रोजन निकला माइनस, रेजोनेंस कर कर यहाँ, फिर यहाँ, फिर हाइड्रोजन ले लेगा। बताओ। 0 2, कौन सा 2? ये वाला, ये वाला। हाँ, ये दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, क्योंकि अगर मान लो हाइड्रोजन गया तो माइनस आया, ये माइनस रेजोनेंस करेगा, यहाँ पहुंचा, और दूसरा बार में कार्बन ऑक्सीजन पर, और फिर वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन भी इनोलाइजेबल। ये सेकंड केस, मतलब ये दोनों सेकंड केस के अकॉर्डिंग इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। फर्स्ट केस तो आसानी से दिख जाता है, सेकंड केस आसानी से नहीं दिखता है। और शायद ये आपका नीट में कभी ना कभी पूछा है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताओ। इसमें 0 होगा, इसमें है ही नहीं। बताओ, इसमें है? हम्म, कहाँ? यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दैट इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ब्लॉक कर दिए, मिथाइल लगाकर ब्लॉक कर दिए, तो आपको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का पहचान हो गया। अच्छा, कुछ और कर ही रहे हैं तो कुछ और देख लीजिए, यहाँ पर एक दो और एग्जांपल ये भी पूछते हैं।
कहाँ? ये वाला नहीं है, ये वाला देख, ध्यान रखना है। ये मॉलिक्यूल्स को समझ में आ रहा है? ये रिंग को, ये जो साइक्लोहेक्सेन लग रहा है उसको मानो कि आपके बोर्ड पर है, और ये जो दिख रहा है इसको ऊपर उठा लिया, समझ रहा है? ये जो दिख रहा है ना, इसको ऐसे उठा लो, और यहाँ से बॉन्ड बना हुआ होगा। तो ये ध्यान रखना, ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स नहीं है। एक रूल है, ब्रेड्स रूल बोलते हैं, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग कभी भी ब्रिजहेड कार्बन पर, ब्रिजहेड कार्बन विल नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स बोलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो इनॉल फॉर्म बनाओगे यहाँ पर डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रिजहेड कार्बन विल बी नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितना है? 0 है। और यहां पर लिख लेंगे कि ब्रेड्स रूल क्या बोलता है। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल ना, BRADTS, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन, कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके मतलब ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, कभी भी प्लस नहीं हो सकता है, कभी भी फ्री रेडिकल्स नहीं हो सकता है। इन तीनों आने से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अब ये बताओ, टोटोमेरिजम्स होगा इसमें? ये कुछ समझ रहे हो ना? कितना? 8 कहां से लाएगा? ये कुछ ऐसा उठा हुआ है तो क्या हो गया? ये ब्रिजेड कार्बन, ये भी ब्रिजेड कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन रहे रहे तो भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ब्रेड्स रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हम शामिल कर ले तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। और हम जानते हैं ब्रिजेड कार्बन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता है, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, तो इसमें भी 0। उसके बाद अगले क्लास के लिए लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनॉल, कीटोइनॉल टोटोमेरिजम्स। इसी के साथ टोटोमेरिजम्स भी खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। इस पर ज्यादा काम नहीं करना है।